गुड मॉर्निंग। माय नेम इज साहिल अरोड़ा। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं अब हमारे साथ। uh, अभी काफी सारों ने ज्वाइन नहीं करा है, मे बी बिकॉज 10 o'clock है, इट इज टू अर्ली कुछ बच्चों के लिए टू वेकअप, पता नहीं। तो अभी के लिए वील बिगिन, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है और हमें टाइम के हिसाब से ही करना पड़ेगा ये। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग का। अभी क्लास अकाउंटिंग की है, इसके बाद आपकी बिजनेस लॉ या मैथ्स की क्लास होगी, वो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको और एक और चीज, आप सब ना अपने माइक्स प्लीज म्यूटेड रखना, क्योंकि ना नहीं तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। जब आपको डाउट पूछना हो तो अनम्यूट करके डाउट पूछ लेना, बाकी टाइम पे म्यूटेड रखना इसको। मैं आपको बता देता हूँ कि सीए फाउंडेशन में हम करने वाले हैं अभी अकाउंटिंग। तो कितनों के पास स्टडी मटेरियल है इस टाइम पर? कोई ऐसा है जिसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है? रिया सांवरी, आपके पास है स्टडी मटेरियल? यस सर। स्टडी मटेरियल है तो एटलीस्ट, और अगर किसी के पास नहीं है ना तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम सीए की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, वहां पर अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी उधर से। पहले ना ये देख लेते हैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग में सिलेबस क्या है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। इसमें कुछ नया नहीं है, जो ये बेसिक्स हैं। मतलब क्या है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ये तो 11th क्लास में स्टार्टिंग की डेफिनेशन कराई जाती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब इसमें क्या वर्ड्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद है कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक्सेट्रा, ये सब। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी 11th में किया है। डीआरएस भी 11th में किया है। इन्वेंट्री, वैसे हमें पता है इन्वेंट्री क्या होता है, पर यहाँ ना इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ जाएगी, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर। फिर डेप्रिसिएशन ये भी किया है। ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो किया है, जो ये लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट इसके आगे वाले कुछ नहीं किए हमने। कंसाइनमेंट हो गया या एवरेज ड्यू डेट, ये शायद अभी हमें नहीं पता। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर 11th क्लास का चैप्टर है। पार्टनरशिप 12th क्लास में किया था, एनपीओ भी किया था और कंपनी अकाउंट्स भी किया था। तो प्रिटी मच यही सिलेबस है, और प्रिटी मच आपने 80 to 85% सिलेबस तो 11th और 12th में ही कवर किया है। पर डिफरेंस क्या होगा यहाँ, चैप्टर सेम है, तो चैप्टर सेम होने से हाँ हमें बेसिक्स तो पता है, पर यहाँ क्या होगा, ये सब वो सेम सिलेबस है जो कहीं ना कहीं 11th या 12th में सबने पढ़ा है। पर डिफरेंस ये रहेगा, सीए डेफिनेशन बेस्ड कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं होगा आपके एग्जाम में कि वो आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछ लेगा। वो आपको एक केस स्टडी या एक सिचुएशन देगा और उस सिचुएशन में पूछेगा बताओ एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। इट इज नॉट दैट इजी। देखो, हमारा स्कूलिंग का एजुकेशन सिस्टम जो पूरा है वो रोट लर्निंग पर है। रोट लर्निंग मतलब रट्टा। रट्टा क्या मतलब, क्या है इसका? इसका ये मतलब है कि हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली एसेट की, डेफिनेशन से आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉसिबल हो। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन तो वो बच्चा भी याद कर लेगा जिसको समझ आ गया है एसेट, और डेफिनेशन वो भी याद कर लेगा जिसको मतलब नहीं पता एसेट का, पर वो वर्ड्स लिखे थे, उसने उस वर्ड्स को मगअप किया, रट लिया और एग्जाम में लिखाया। और स्कूल में क्यों चल जाती है ये चीज? क्योंकि स्कूल में आपसे पूछी डेफिनेशन जाती है। डेफिनेशन से जरूरी थोड़ी ना है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये चीज एसेट है या नहीं। डेफिनेशन तो बस याद कर लो और एग्जाम में वॉमिट कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सीए में ऐसा नहीं होगा। हम इसमें क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, हम पास्ट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। इसमें आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी कहीं भी। इसमें आपको सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा बताओ ये चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन लिख दो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन लिख दो। वो आपको सिचुएशन देगा और पूछेगा कि बताओ कि ये चीज क्या है। तो हमें इसलिए पढ़ाई उस हिसाब से करनी पड़ेगी। एंड रिमेम्बर वन थिंग, जब हम बात करते हैं सीए की, तो अगर इस कोर्स का पासिंग परसेंटेज, कुछ आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि अगर सीए 1000 लोग कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 990 क्लियर कर पाते हैं, कुछ ऐसा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये जो 1000 में से सिर्फ 10 क्लियर कर पा रहे हैं,
और 990 नहीं क्लियर कर पा रहे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हार्ड वर्किंग नहीं थे, ये दोनों हार्ड वर्किंग होंगे, बट द डिफरेंस इज ये वाले बच्चे ना थोड़ा कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझते होंगे इन 990 से. Maybe there are exceptions, maybe there are some students who were worthy of becoming a chartered accountant पर नहीं बन पाए या कुछ भी ऐसा, पर ये exceptions हैं. Most of the times ऐसा ही रहता है कि जो बच्चा क्लियर कर रहा है ना वो, और ये 990 कॉमन चीज जरूर होगी हार्ड वर्क, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि सीए फाइनल में जाकर के कोई बच्चा हार्ड वर्किंग नहीं है. उस लेवल तक हर इंसान हार्ड वर्किंग हो जाता है, पर कुछ कॉन्सेप्ट्स के इश्यूज रह जाते हैं. सीए सिर्फ आप तब क्लियर कर सकते हो जब आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन 11th-12th में आए हो जो अनआंसर्ड रह गए हो. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं स्टार्टिंग की क्लास है तो मैं ये हर बच्चे से पूछता हूँ ये देखने के लिए कि क्या आपको एसेट का मतलब पता भी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि स्टूडेंट 11th-12th कर ली पर 11th-12th में आपसे कभी नहीं पूछा गया कि ये चीज एसेट है या नहीं. आपसे डेफिनेशन जरूर पूछी गई, बट डेफिनेशन से नहीं पता चलता हमें. जेनू लेट आए हैं आप, इतनी लेट, 15 मिनट्स. अभी तो जेनू का ऑडियो भी कनेक्ट नहीं हुआ है. चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब हम समझते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमें पता है एसिड क्या होता है. तो टू बिगिन विद, ये है, ये अंकल सैम है, ठीक है. अंकल सैम ने एक बिजनेस स्टार्ट करा. इनका एक बिजनेस है. ये बिजनेस आप किसी भी चीज का एज्यूम कर सकते हैं. हम एज्यूम कर लेते हैं इनका फर्नीचर बिजनेस है. अंकल सैम फर्नीचर बेचते हैं. तो या तो ये मैन्युफैक्चर करेंगे या उसे परचेज, या तो ट्रेडर होंगे या मैन्युफैक्चरर होंगे. आई होप कि आपको डिफरेंस पता होगा. ट्रेडर वो होता है जो फर्नीचर को खरीदेगा और अपना प्रॉफिट ऐड करके बेच देगा, और मैन्युफैक्चरर वो है जो रॉ मटेरियल खरीदेगा फर्नीचर के लिए, फर्नीचर बनाएगा और फिर बेचेगा. तो ये कुछ भी है, वो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर ही इज अ ट्रेडर और अ मैन्युफैक्चरर, उससे फर्क नहीं पड़ता. पर अंकल सैम के साथ चीज क्या है कि इन्हें ना अकाउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, इन्हें अकाउंटिंग आती नहीं है, पर आप सबको तो आती है. ठीक है, आप सब तो 11th-12th पास करके आए हो, ज्ञान के महासागर हो तुम सब. तो होता क्या है कि अंकल सैम का फर्स्ट ईयर है बिजनेस का. अब इनका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस है. ये फर्स्ट ईयर है. फर्स्ट ईयर में क्या होगा, अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करेगा तो वो इंसान, और मैंने यहाँ लिख देता हूँ कि ये ट्रेडर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है. फर्नीचर खरीदते हैं और प्रॉफिट ऐड करके बेच देते हैं. फर्स्ट ईयर में अंकल सैम ने क्या क्या किया. अंकल सैम ने एक जगह खरीदी, एक एक बिल्डिंग या एक शॉप लिख देते हैं, एक शॉप खरीदी जहां पर उन्होंने अपना शोरूम बनाया अपने फर्नीचर के लिए. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्प्लॉय रखा, उस एम्प्लॉय को सैलरी दी. और इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑब्वियसली फर्नीचर खरीदा. इन्होंने फर्नीचर खरीदा, इन्होंने ये सारे काम किए. इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एक व्हीकल खरीदा. इनका जो फर्नीचर है वो ट्रांसपोर्ट करना है ना इन्होंने, तो इन्होंने व्हीकल खरीदा. ईयर एंड पर ये सब तो अंकल सैम ने खरीदा अपने बिजनेस के लिए, सेल भी हुई इनकी. तो इनकी जो फर्स्ट ईयर के एंड में सेल हुई वो हुई ₹12 लाख की. 12 लाख का सामान अंकल सैम बेच पाए. पर यहाँ मैं इनकी भी कॉस्ट लिख देता हूँ. अंकल सैम ने शॉप खरीदी थी 5 लाख की, 5 लाख की दुकान आई. इन्होंने पूरे साल में सैलरीज पे करी हैं 2 लाख की. ये मैं पूरे साल का लिख रहा हूँ, ठीक है. इन्होंने फर्नीचर खरीदा था, ये भी कुछ इन्होंने 5 लाख का खरीदा था. और इन्होंने एक व्हीकल भी खरीदा था, ये व्हीकल की कॉस्ट थी 3 लाख. अब मैंने आपको बोला था अंकल सैम को अकाउंटिंग नहीं आती, ये चीज याद रखना. तो अंकल सैम क्या करते हैं ईयर एंड पे, अंकल सैम से कोई पूछता है आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, तो अंकल सैम बोलते हैं देखो मेरा ये सारा खर्चा था 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 3 लाख. मतलब कितना खर्चा वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरा 15 लाख. उन्होंने सम कर दिया, मेरा 15 लाख का खर्चा हुआ. वो क्यों बोल रहे हैं 15 लाख का खर्चा हुआ, क्योंकि उन्होंने दुकान भी खरीदी है, खर्चा हुआ ना, दुकान खरीदी पैसा गया.
उन्होंने सैलरी भी पे करी, खर्चा गिन रहे हैं, वो फर्नीचर खरीदा तो खर्चा गिन रहे हैं, और व्हीकल खरीदा तो भी खर्चा गिन रहे हैं। इन्होंने सम कर दिया और बोला कि 15 lakhs मेरा टोटल खर्चा हुआ। फिर इन्होंने देखा सेल कितनी हुई, सेल हुई है 12 lakhs। तो अंकल सैम बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, अंकल सैम प्रॉफिट निकाल रहे हैं सेल में से, जो सेल है 12 lakhs की, उसमें से माइनस कर रहे हैं 15 lakhs। वो इस 15 lakhs को खर्चा बोल रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे तो लॉस हो गया 3 lakhs, ये तो मुझे लॉस हो गया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अंकल सैम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, कुछ गलत बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 3 लाख का लॉस। क्या वो कुछ गलत बोल रहे हैं या वो ठीक बोल रहे हैं? आपने अब तक इतनी अकाउंटिंग कर ली, पी एंड एल तो बनाना आता है हमको। पी एंड एल मतलब ये अंकल साहब उनको पी एंड एल टी शेप में नहीं बनाना आता, उनको बस ऐसे लिखना आता है कि अच्छा इसमें से माइनस कर दो। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं अंकल सैम का, तो आपका भी 3 लाख का लॉस आता क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बोलो। चलो बताओ, कोई तो बताओ। अच्छा ये बता दो, क्वेश्चन समझ आ गया सबको या क्वेश्चन नहीं समझ आया? अंकित आवाज नहीं आई। आ गया सर। देखो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, अगर आप पी एंड एल बनाओ अंकल सैम का, तो क्या आप भी यही बोलोगे कि 15 लाख का एक्सपेंस हुआ है? आप पी एंड एल की डेबिट साइड में क्या 15 लाख लिखने वाले हो? मतलब अगर मेरे को एक चीज बताओ, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम अंकल सैम का पी एंड एल बनाते हैं, हमने ऐसे बनाया ना, पी एंड एल से ही तो प्रॉफिट निकलता है। उनको पी एंड एल नहीं बनाना आता, वो सीधा सीधा लिख रहे हैं, बस वो ये कर रहे हैं। क्या होगा? फर्स्ट क्लास है। गलत बोल दोगे ना तो, गलत बोल के ही तो सीखोगे। अगर तुम सबको आता होता, तुम यहाँ थोड़ी ना होते, तुम पढ़ थोड़ी ना रहे होते। ऑब्वियसली हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें आता है यानी, और गलत तो होगा ही, तुम्हें आता थोड़ी है, मुझे भी पता है तुम्हें नहीं आता। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि मुझे पता तो चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो मुझे नहीं पता ना कि तुम किस कहाँ पर हो अभी, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग मुझसे नहीं पढ़े हो 11th 12th में, तो आई डू नॉट नो कि आप कैसे सोचते हो, आपकी पीछे अकाउंटिंग बैकग्राउंड क्या है। तो मेरे क्वेश्चन आंसर करोगे तभी तो मुझे ये बात क्लियर होगी। और डरो मत, गलत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, किसको आता है? यहाँ कोई भी तो नहीं बोल रहा, तो जो नहीं बोल रहा उसे तो वैसे ही नहीं आता। तुम बोल करके गलत हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पर तुमने कोशिश तो करी, बोलो तो सही। पहले अब बताओ, कोई ट्राई करना चाहता है कि इसमें क्या गलती है, उन्होंने क्या गलती करी? कोई नहीं बोलना चाहता। चलो हम यहाँ लिखते हैं, अंकल सैम जब पी एंड एल बनाएंगे, अब जो मैं पूछूंगा ये बताना भी है तुम्हें आता है। मुझे बताओ, अगर आपने शॉप खरीदी है तो क्या आप इसे एक्सपेंस मानोगे, क्या आप इसे पी एंड एल की डेबिट साइड पे लिखोगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम शॉप को एक्सपेंस नहीं मानते। हम, शॉप तो एक एसेट है ना, एसेट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में? शॉप के ऊपर जो डिप्रिसिएशन, अगर कोई डिप्रिसिएशन होता है वो जाता है एक्सपेंस। तो छोड़ दो। मुझे, या तो मुझे आप लोगों की आवाज आ नहीं रही या आप बोल ही नहीं रहे, क्योंकि सावरी आप शायद कुछ बोल रहे थे बट आई डोंट नो। एक सेकंड, मैं इसको दोबारा से नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ। तो कौन गया? जेनू गया। अ, ये डेबिट साइड है पी एंड एल की, ये क्रेडिट साइड है। हम यहाँ पर इनकम लिखते हैं, यहाँ सारी इनकम्स आती हैं, तो हम इनकम में क्या लिखेंगे? सेल। ठीक है, यहाँ सेल, ये तो पक्की बात है, सेल तो आती है, यहाँ लिख दी सेल 12 lakhs। बट इशू है एक्सपेंसेस में। देखो अंकल सैम गलती क्या कर रहे हैं आप समझते हैं। अंकल सैम अपने एसेट्स को एक्सपेंस मान रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? ये एक एसेट है, ये जो शॉप है ये क्या है? उनका एसेट।
वो बोल रहे हैं कि ये एसेट भी मेरा खर्चा है। एसेट P&L में थोड़ी जाता है, वो कभी इनकम से माइनस थोड़ी होता है। दूसरी चीज, ये व्हीकल भी जो अंकल सैम ने खरीदा, ये भी एक एसेट है, ये P&L में नहीं जाता, ये उनका खर्चा नहीं है। तो बेसिकली मैं आपसे डिस्कस क्या कर रहा हूँ कि एक एसेट और एक एक्सपेंस में फर्क क्या होता है। शायद आपने इस चीज को कभी ऐसे सोचा ना हो। देखो, कॉमन बात क्या है, आप चाहे एक एसेट खरीदो, आप चाहे एक एसेट खरीदो या आप चाहे एक एक्सपेंस इनकर करो। मेरा मतलब क्या है, मैं चाहे जानवी ले मैं चाहे सैलरी पे करूं, सैलरी एक एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। या फिर मैं बोलता हूं मैंने बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग परचेज, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एसेट या एक्सपेंस? ये तो बता, ये एसेट है या एक्सपेंस? पता नहीं मुझे क्यों तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही। तुम, मेरे को दिख रहा है कि आपके माइक्स अनम्यूट हो रहे हैं, बट आई डोंट नो सर एसेट एसेट है। क्या एसेट है। अब द पॉइंट इज, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन बात ये है, आप सैलरी पे करते हो तो भी पैसा बाहर गया, आपकी पॉकेट से पैसा गया, और आपने जब बिल्डिंग खरीदी तो भी पैसा आपकी पॉकेट से बाहर गया। मेरा क्वेश्चन ये है, बिल्डिंग खरीदना एसेट क्यों बन जाता है और सैलरी देना एक्सपेंस क्यों है? ये मुझे कोई बताएगा, इसके पीछे क्या रीजन है? वो क्या चीज है जो एक एसेट को एक एक्सपेंस से डिफरेंशिएट कर देती है कि ये चीज हुई तो एसेट हो जाएगा? मतलब बेसिकली क्राइटेरिया क्या है कि इस चीज में अगर फिट हो गई तो एसेट, और अगर नहीं हुई तो एक्सपेंस? कॉमन तो ये है कि पैसे जा रहे हैं, दोनों में पैसा खर्च हो रहा है। तो अब अंकल सैम की प्रॉब्लम भी तो यही है। तुम बोल रहे हो अंकल सैम को, अंकल सैम सैलरी आपका एक्सपेंस है, इसको डालो P&L में। और आप बोल रहे हो जो आपने ये शॉप खरीदी थी, शॉप आपका एसेट है, इसको P&L में नहीं डालना। अंकल सैम को अकाउंटिंग नहीं आती। अंकल सैम कह रहे हैं क्यों ना डालो, बिल्डिंग खरीदी, वो भी तो मेरा खर्चा है। वो बार बार खर्चा बोल रहे हैं। तुम उनके, जिसको अकाउंटिंग नहीं आती वो ये बात बोले तो समझ आता है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा। वो कह रहे हैं यार बिल्डिंग भी तो मैं खरीद के लाया हूँ, खर्चा ही तो किया है मैंने। तुम कह रहे हो खर्चा नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि वो फिक्स है। फिक्स्ड एसेट, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों क्यों है फिक्स्ड एसेट? सर टाइम पीरियड के बेसिस पर भी अगर देखेंगे तो फिर वो फिक्स्ड एसेट होगी, क्योंकि बार बार थोड़ी ना खरीदेंगे बिल्डिंग को हम। अच्छा, आप कह रहे हो जिस चीज को बार बार खरीदते हैं वो एक्सपेंस, और जिस चीज को बार बार नहीं खरीदते वो क्या है हमारे लिए? एसेट। ये क्राइटेरिया है क्या हमारा? देखो ये ठीक है, क्योंकि 11th 12th में हमें ऐसे ही बताया जाता है। एसेट जो बार बार ना खरीदा जाए, जो एक बारी, कभी एक बारी ले लिया जाए, या फिर एक्सपेंस वो है जो रेकरिंग है। हमने रेकरिंग और नॉन रेकरिंग ये वर्ड्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हम इन्वेंट्री को क्या लिखते हैं? जो इन्वेंट्री है वो एसेट है या एक्सपेंस है? मेरा जो स्टॉक है एसेट है सर। एसेट है। क्या मैं इन्वेंट्री को बार बार खरीदता हूँ? हाँ, तभी तो बेचता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ। तो उसको एसेट क्यों बोल देते हैं? तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो क्राइटेरिया है, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। अब हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या चीज एक चीज को एसेट बना देगी और एक चीज को एक्सपेंस। इसमें डिफरेंस होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आप चेक करोगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इस चीज को ध्यान से समझना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और अगर एसेट में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो एक्सपेंस में क्या मिलेगा? प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट। प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? देखो, अगर आपने कोई भी खर्चा किया है, बेवजह तो नहीं किया होगा, आपको कुछ फायदा दिख रहा होगा तो ही किया है। जैसे मैंने किसी को सैलरी दी, तो क्या मैं पागल हूं जो किसी को ऐसे ही पैसे दे रहा हूं? नहीं, उस एम्प्लॉय की मुझे जरूरत होगी।
मेरे पास मेरी शॉप होगी, वहां पर काम करने के लिए किसी की जरूरत होगी, तो ही तो एम्प्लॉय रखूंगा, तो ही तो पैसा दूंगा, ऐसे ही तो नहीं दूंगा। तो है क्या ये इकोनॉमिक बेनिफिट का, सिर्फ अभी हम ना सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर या प्रेजेंट बाद में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट इज कि कैसा भी बेनिफिट, या तो आप जो पैसे दे रहे हो उसके बदले आपको कोई सामान मिले, या उसके बदले आपको कोई सर्विस मिले, तो मैं बोलूंगा मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है। आपने अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया, उसने क्या दिया आपको? उसने सर्विस दी, तुम्हें इस सर्विस की जरूरत थी, वो काम ना करता तो तुम्हारी दुकान कैसे चलती? तुमने एक गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी जब खरीदी, पैसे दिए, गाड़ी आई, गाड़ी तुम्हें क्या सर्विस दे रही है? इट हेल्प्स यू टू ट्रैवल। जो कार है वो आप क्या यूज करोगे? अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो आप अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाओगे, अगर आपके अपने लिए अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उसमें आप खुद जाओगे इधर उधर। इन ईदर ऑफ द केस वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। पर फिर ऐसा क्यों है कि जो कार है वो बन जाएगी एसेट, और जो सैलरी है वो बन जाएगा एक्सपेंस? अब ये बात बहुत छोटी है, ये बात ना तुम्हारे दिमाग में 11th क्लास में आ जानी चाहिए थी कि दोनों ही तो खर्चे हैं, दोनों में ही तो पैसा खर्च होता है। बट 11th 12th में हम ये सोचते नहीं है। और अब धीरे धीरे ना हम ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो बेसिक्स हैं। तुम खुद से सोचोगे कि ये चीज 11th में क्यों नहीं हमारे दिमाग में आई, क्योंकि आप एसेट एक्सपेंस तो 11th में पढ़ चुके हो। उनके बीच का डिफरेंस या ऐसी जो हम और डिस्कस करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये सब डिस्कस करना। अब हम बात करते हैं एसेट से मेरे को फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, और जो एक्सपेंस है उससे प्रेजेंट का इकोनॉमिक बेनिफिट। इसका क्या मतलब है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरा एम्प्लॉई है, बोलो अंकित। सर उसको सेल कर सकते हैं बाद में। सॉर्ट ऑफ, हाँ सॉर्ट ऑफ। पर ऐसा भी एसेट होगा जिसको आप सेल नहीं कर सकते, फिर भी वो आपका एसेट है। ऐसी भी कुछ चीजें हैं। तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, पर इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, मैंने अगर अपने एम्प्लॉय को आज सैलरी दी, आज क्या मंथ है? अभी जून चल रहा है ना, तो जून में हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, और ये सैलरी जून के मंथ की थी, ठीक है? सैलरी जून के मंथ की जून में दे दी। आपका एम्प्लॉय इस सैलरी के बेसिस पे आपके लिए कितना काम करेगा? कितने महीने? सिर्फ जून ही काम करेगा? ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे इस महीने सैलरी देता हूँ और वो जून जुलाई अगस्त हर महीने काम करेगा। वो जुलाई और अगस्त में जब काम करेगा फिर से पैसा मांगेगा। तो जो मैंने आज उसको सैलरी दी, इसका बेनिफिट कितना? अब इस सैलरी का बेनिफिट सोचो। ये जो आपने उसको जून के केस में सैलरी दी, इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा आपको? जून तक। जून के बाद ये बेनिफिट खत्म। जून के बाद फिर से सैलरी दोगे तो बेनिफिट मिलेगा। जून के बाद क्या होगा? जुलाई आएगा। जुलाई के मंथ में फिर से सैलरी देनी है, और ये सैलरी फिर से बेनिफिट आपको जुलाई का देगी। उसके बाद अगस्त फिर से सैलरी देनी है। तो हमें सैलरी देते रहना है ये बेनिफिट लेने के लिए, और जिस टाइम पे जो पैसा दिया जा रहा है वो उसी टाइम का, उस प्रेजेंट मोमेंट का बेनिफिट देगा आपको। पर अब कार का केस सोचो। आप कार आज ले आए, जो आप गाड़ी ले आए हो वो जिंदगी भर के लिए आपकी है। आप उसे 1 साल के बाद यूज करो, 2 साल के बाद, जब तक यूज करना चाहते हो यूज करो। ऐसा नहीं है कि वो कार बोलेगी कि अब मुझे पैसे दो तो मैं चलूंगी तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं होगा। पर जब हम कार की बात करते हैं तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है। एक होता है कार का अपना कॉस्ट, ये तो आपके लिए हो जाएगा आपका एसेट, क्योंकि आप गाड़ी एक बारी ले आए तो वो जिंदगी भर के लिए आपकी। मगर इसमें जो पेट्रोल डलता है वो होता है एक्सपेंस। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये पेट्रोल प्रेजेंट बेनिफिट देता है। आपने आज पेट्रोल डलवाया, फिर पेट्रोल खत्म हो गया, तो जो फ्यूल की कॉस्ट है वो आपको बार बार इनकर करनी है कि आपकी कार चलती रहे बार बार। अगर आप फ्यूल की कॉस्ट इंटरवल्स पे नहीं बियर करोगे तो फ्यूल नहीं डलेगा, और पेट्रोल नहीं डलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो फ्यूल की कॉस्ट है कार की देखो, फ्यूल की कॉस्ट और कार की कॉस्ट दोनों अलग बातें हैं। आप गाड़ी खरीद के लाते हो और पेट्रोल अलग से डलवाते हो, ये दोनों अलग चीजें हैं। जो आप गाड़ी खरीद के लाए हो वो तो एसेट इसलिए कि आपको फ्यूचर का बेनिफिट देगी। आप आज गाड़ी ले आए, अब कभी भी चलाओ, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या तो ऐसे देख लो या फ्यूचर में बेच दो। तो बेनिफिट क्या है? या तो मैं इस चीज को फ्यूचर में बेच दूं, या ये फ्यूचर में मुझे सर्विस देती रहे, जो होगा। पर जो पेट्रोल है वो आपने आज डलवाया, वो तो कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, फिर डलवाओगे तो ही कार चलेगी। तो पेट्रोल वाली कॉस्ट सिर्फ प्रेजेंट का बेनिफिट देती है, वो आपको बार बार इनकर करनी पड़ेगी।
अब इसी तरीके से और आप इस चीज को किसी भी एसेट पे अप्लाई करो और चेक करो कि क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। अब बात करें बिल्डिंग की, आपने बिल्डिंग आज खरीद ली तो क्या कुछ ऐसा है कि आपको फिर 1 साल के बाद फिर कुछ पैसे देने होंगे? नहीं, वो बिल्डिंग आपकी है, वो बिल्डिंग आपने एक बार ही खरीद ली तो आपकी है, अब वो आपका एसेट बन गया है, फ्यूचर का बेनिफिट एस्टैब्लिश कर दिया उस चीज ने, इस ट्रांजैक्शन में आपका। पर जब हम बिल्डिंग को रेंट पर लेते हैं, अब इससे भी और हमें बेटर तरीके से समझ आएगा ऐसा क्यों। अभी आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि जब हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो एसेट, पर जब बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं तो एक्सपेंस। अब इसी प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से रिलेट करके बताओ, बिल्डिंग परचेज्ड एसेट क्यों है और बिल्डिंग का रेंट एक्सपेंस क्यों है? अब तो बता पाओगे। सर वो हमारे पास ही रहेगी बिल्डिंग परचेज, और बाद में बेच भी सकते हैं। रेंट हमें बार बार इनकर करना पड़ेगा और रिकरिंग होगा एक्सपेंस। हाँ ठीक है, सर मतलब बोलो। सर रेंट हमें हर मंथ पे करना होगा, और जो एक बार हम बिल्डिंग परचेज कर लेंगे तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब हाँ, होगा। अगर आपने बिल्डिंग एक बार ही ले ली तो वो आपको फिर हमेशा फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। एक बार ही आप बिल्डिंग ले आए तो वो आपकी, अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या तो आप उसे यूज कर लो तो भी बेनिफिट आप रह पाओगे वहां पर, या आप उसे फ्यूचर में बेच तो भी आपको बेनिफिट है। पर जब आप बिल्डिंग रेंट पर लेते हो, मैंने बिल्डिंग एक्सपेंस लिख दिया, अगर आप बिल्डिंग रेंट पर लेते हैं तो होगा कुछ ऐसा कि आपने जून के मंथ का रेंट दिया तो आप जून के मंथ ही बिल्डिंग में रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि जून का रेंट दे दिया तो लैंडलॉर्ड बोलेगा 1 साल रह लो। 1 महीने का रेंट दिया तो प्रेजेंट बेनिफिट मिलेगा कि सिर्फ आज रहो, इस मंथ रहो, फिर जुलाई में फिर से रेंट देना होगा, अगस्त में फिर से रेंट देना होगा, सितंबर में फिर से रेंट देना होगा। हमें बार बार रेंट देते रहना होगा तो ही हमें प्रेजेंट बेनिफिट मिलेगा। हाँ, उस दिन नहीं देना जिस दिन छोड़ दी बिल्डिंग, क्योंकि फिर हमें बेनिफिट भी तो नहीं चाहिए ना। बेनिफिट नहीं चाहिए तो हम पैसे भी नहीं देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो जब हम बिल्डिंग खरीद लाते हैं तो हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एस्टैब्लिश हो जाता है कि अब फ्यूचर का बेनिफिट हमारा। और जब हम बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं तो सिर्फ प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है कि आज रेंट दिया तो इस महीने यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंस कर देता है हमारे एसेट्स में और हमारे एक्सपेंसेस में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको कि अंकल सैम क्या गलत बोल रहे थे। अब दोबारा से इस पे आते हैं। अब आपको अगर अंकल सैम को समझाना है, आप अंकल सैम को ये समझाओ, अंकल सैम ये जो आप शॉप को बोल रहे हो कि ये मेरा एक्सपेंस है, क्या ये शॉप इस साल के एंड तक खत्म हो जाएगी? इसका ऐसा थोड़ी है कि प्रेजेंट बेनिफिट है सिर्फ। आपने जो ये दुकान खरीद ली है ये तो अब जिंदगी भर के लिए आपकी है, इसका आपको जिंदगी भर फायदा मिलेगा। तो आप इसे सिर्फ इस साल का खर्चा कैसे मान रहे हो? आप इसको इस साल का खर्चा नहीं मान सकते क्योंकि ये सिर्फ इस साल का फायदा थोड़ी देगी आपको। इस साल के P&L में वो खर्चा जाता है जो सिर्फ इस साल आपको फायदा दे। मगर ये शॉप जो 5 लाख आपने दिए हैं, ऐसा थोड़ी है 5 लाख ईयर एंड पर कुछ भी नहीं होगा, आपकी शॉप खत्म हो जाएगी जिंदगी भर के लिए आपकी। और ये जो व्हीकल को भी आप एक्सपेंस इस साल का खर्चा बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि ये गाड़ी इस साल के एंड में खत्म हो जाएगी और आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। ये कार जो आप व्हीकल लाए हो ये आपको कई सालों का बेनिफिट देगी। तो जब कोई चीज कई सालों का बेनिफिट दे रही है तो इस साल का खर्चा नहीं मान सकते। बट सैलरी को क्यों मैंने एक्सपेंस बोला? क्योंकि इस साल दी है सैलरी, अगले साल फिर से दोगे तो ही एम्प्लॉय काम करेगा, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट इस साल का बेनिफिट मिला इस साल की सैलरी से। अगर आप अगले साल सैलरी नहीं दोगे तो एम्प्लॉय की जो सर्विसेज है वो भी आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? अगर इसमें किसी को डाउट है तो दोबारा से पूछ लो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, दैट विल रिवॉल्व अराउंड दिस थिंग ओनली, कि हमें ये पता है कि एक्सपेंडिचर, अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर इज ऑफ 2 टाइप्स। ये सबको पता है, पता ही होगा, कैपिटल और रेवेन्यू। ये आपका चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये उसी में कवर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या फॉर्म होते हैं, एसेट या एक्सपेंसेस? कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ
चलो बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट्स बनते हैं। हाँ। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंसेस बोला जाता है। हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो आज के लिए तो आप इतना एब्जॉर्ब करो, पर हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये तो हमें उसके लिए यही समझना पड़ेगा कि एसेट बोला किस चीज को जाता है और एक्सपेंस बोला किस चीज को जाता है। सबसे पहले तो ये नेसेसिटी थी इस चीज की। अब हम बात करेंगे एक दूसरी चीज की जो इसी का पार्ट है। मुझे एक चीज बताओ, जब मैं लिखता हूं कार परचेज्ड, तो मैं लिखता हूं, इसकी मैं जर्नल लिख देता हूं, कार अकाउंट डेबिटेड टू, मैं मान लेता हूं कि मैं कैश में बैंक पेमेंट की मैंने टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कार आपका एक एसेट है। एसेट जब आप लाते हो, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है हम उसे डेबिट कर देते हैं, और ये भी आपका एक एसेट था। जब आपका एक एसेट चला जाता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, तो इसलिए बैंक आपका क्रेडिट हो गया। तो यहाँ तो एंट्री आपकी बिल्कुल सेंस बनाती है। पर मेरे को ना एक चीज बहुत परेशान करती है, जब हम बोलते हैं गुड्स परचेज्ड। पहले मुझे बताओ, गुड्स एसेट है या नहीं है? गुड्स परचेज्ड हमारा एसेट है, गुड्स एसेट होता है। मगर इसकी जर्नल पे जाओ, इसकी जर्नल में क्या लिखा जाता है? अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश व्हाटएवर, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो परचेज अकाउंट है, इसको मैं क्या लिखता हूँ? एक्सपेंस। परचेज को मैं लिखता भी पी एंड एल में हूँ, ये एक्सपेंस है जो आपका बढ़ गया, और जो बैंक है ये आपका एसेट है जो कम हो गया। मेरे को ये चीज नहीं समझ आती, अगर गुड्स खरीदे हैं मतलब इन्वेंट्री खरीदी है, तो इन्वेंट्री को डेबिट करो ना। मेरे हिसाब से इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। जैसे किसी भी एसेट की होती है, गाड़ी खरीद के लाए तो कार टू बैंक, बिल्डिंग लाए तो बिल्डिंग टू बैंक, कुछ भी आप लेके, मशीन लाए मशीन टू बैंक। इन्वेंट्री के केस में हो जाती है परचेज टू बैंक। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? और इसको मैं लिख देता हूँ इस यहाँ, मतलब इसको तो मैं लिखता ही नहीं, तो ये नहीं करते और ये गलत है, ये बात ठीक है। ठीक है, ये सर अगर लिखो, बोलो अंकित। सर अगर गुड्स लिखेंगे तो वो एसेट में आ जाएगी, तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, नहीं अगर गुड्स लिखेंगे तो एसेट में आ जाएगी, तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट ही तो करते हैं। अगर एसेट और वाला रूल लगाते हो तो इन्वेंट्री आपका एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट ही तो होता है, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो फिर तो ये एंट्री क्यों नहीं करते हम और ये क्यों करते हैं? इसका क्या लॉजिक है किसी भी और एसेट में? अब ये भी अगेन, क्या ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अचानक से, मतलब आपने आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखा और ये क्या? ये क्वेश्चन तो 11th क्लास के बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, पर हम ये चीज सोचते नहीं है। तो एक चीज आज याद रखो सब, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास, सीए वो बच्चा नहीं क्लियर करता जो आंख बंद करके पढ़ता रहता है, क्योंकि यू विल मीट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, अ लॉट ऑफ किड्स जो दिन में शायद सीए फाइनल के लेवल पर 12 आवर्स 14 आवर्स पढ़ रहे हैं, पर वो सीए क्लियर नहीं कर पा रहे। तो हमने पढ़ना तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई तो इट इज पैरामाउंट, वो तो सबसे जरूरी चीज है, मगर उसके साथ आपको डाउट्स पूछने हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको हर चीज में कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढनी है कि सर उस दिन तो हमने ये पढ़ा था, आज ये जो 11th और 12th क्लास में आपने नहीं किया। ये क्वेश्चन कितने बच्चों के दिमाग में आया आज तक पता नहीं, मतलब 11th 12th में कोई पूछता भी है या नहीं। ये क्यों नहीं आया आपके दिमाग में कि जिस दिन तो गाड़ी खरीद के लाते हैं जर्नल एंट्री करते हैं कार अकाउंट टू बैंक, क्योंकि कार एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है, एक बढ़ गया एक कम हो गया तो एक को डेबिट एक को क्रेडिट। पर जब हम इन्वेंट्री खरीद के लाते हैं, इन्वेंट्री भी तो एक एसेट है, इन्वेंट्री को भी एसेट ही बोला जाता है। आप बैलेंस शीट में लिखते हो इन्वेंट्री को, स्टॉक एंड ट्रेड को, तो हम तब एंट्री इन्वेंट्री टू बैंक क्यों नहीं करते, हम परचेज टू बैंक क्यों कर देते हैं? और हम लिखते हैं कि परचेज एक एक्सपेंस है। 11th क्लास में जो चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर वो आपको याद हो
तो आपको ये पता है कि उसमें आपको बोला जाता है कि जब गुड्स खरीद के लाया तो परचेज लिखो, और दूसरी चीज जब गुड्स को सेल करते हैं, चलो मेरे को बताओ, अगर मैं लिखूं कार सोल्ड, कार एक एसेट है, कार सोल्ड, इसकी जर्नल बताएगा कोई मुझे? कैश अकाउंट डेबिट टू कार, कार मैं बैंक लिख देता हूँ क्योंकि मैं ऊपर बैंक लिखता आया हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कार। टू कार। बात सेंस बनाती है, आपका एसेट चला गया, आपने कार को क्रेडिट कर दिया। अब मुझे बताओ गुड सोल्ड की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, बैंक टू स्टॉक या बैंक टू इन्वेंट्री क्यों नहीं? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, टू सेल्स, और हम सेल्स का नेचर क्या लिखते हैं? इनकम। और ये है आपका एसेट जो कि बढ़ गया, पैसा आ गया। तो क्या क्या अब आप लोगों को दिख रहा है कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है? कुछ तो है कि बाकी हर एसेट में, ये सिर्फ इन्वेंट्री में होता है, सिर्फ, और किसी एसेट में नहीं होता। बाकी हर एसेट में जब उस एसेट को खरीदा जाता है तो उसी एसेट को डेबिट किया जाता है, और जब उस एसेट को बेच दिया जाता है तो उसी एसेट को क्रेडिट भी कर दिया जाता है। सिर्फ इन्वेंट्री एक एसेट है, सिर्फ इन्वेंट्री एक एसेट है जो कि जब हम इसको खरीद के लाते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब हम इसे बेचते हैं तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हम इन्वेंट्री वर्ड ही नहीं यूज कर रहे, या स्टॉक इन ट्रेड या कुछ। इसका रीजन क्या है? और हम साथ में लिखते भी हैं कि ये जो मैं खरीद के लाया हूं ये मेरा एक्सपेंस है, मैं इसको एसेट लिखता ही नहीं, मेरे को सिखाया गया है कि इसको एक्सपेंस। तो पॉइंट यही है, सीए की पढ़ाई में टीचर का जितना रोल है शायद उससे ज्यादा स्टूडेंट का रोल है, क्योंकि मैं, आप एक चीज अब बी श्योर ऑफ दिस थिंग, सीए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पक्का आएंगे जो आपने अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे कभी। वो किसी बुक में नहीं होंगे, वो कहीं पर भी नहीं होंगे। देखो, स्कूलिंग हमें एक हैबिट डाल देता है। स्कूलिंग है क्या हमारा? मेमोरी बेस्ड। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने जो पढ़ा था अपने ट्यूशन में या अपने स्कूल में, सेम वो क्वेश्चन उठ के स्कूल के पेपर में आएगा तो ठीक है। अगर नहीं आता तो बच्चे बड़ा शोर मचाने लग जाते हैं कि ओ ये तो हमें कराया ही नहीं था, वो ट्यूशन टीचर के पास पहुंच जाएंगे, सर ये तो आपने कराया ही नहीं। सीए में कॉन्सेप्ट सेम होगा, क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा। ये चीज याद रखना। आपको सीए अगर क्लियर करना है तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक क्वेश्चन देख गए, उसको याद कर लिया कैसे सॉल्व होता है, और आप एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम में वो सेम आएगा। वो सेम क्वेश्चन सीए में नहीं आता, सीए में कॉन्सेप्ट आता है। तो सीए की क्लासेस में हमारा मेन फोकस होता है कि हम बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाएं। भाई क्वेश्चन तो बच्चा खुद सॉल्व कर लेगा। अगर आप ये समझ जाओ कि एसेट और एक्सपेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो फिर मुझे एक बात बताओ, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे कि इसमें एसेट क्या और इसमें एक्सपेंस क्या, देन उसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो अब स्कूल से हम बाहर आ चुके हैं, अब हम बड़े बच्चे हो चुके हैं, अब हमें ये सारे क्वेश्चंस पूछने शुरू करने होंगे। अगर आप नहीं पूछेंगे तो एक चीज याद रखो, फाउंडेशन इज स्टिल वेरी इजी। फाउंडेशन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद इंटर है और उसके बाद फाइनल है, और इंटर भी चलो कुछ नई चीज होगी, कुछ हद तक टफ होगा, पर फाइनल तो बच्चों को रुला देगा बहुत बुरे तरीके से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि सीए फाउंडेशन का कोर्स क्या होता है। जो फाउंडेशन है इसका कोर्स है कुछ हद तक 11th प्लस 12th कर दें तो दिस इज बेसिकली सीए फाउंडेशन, पर रोट लर्निंग नहीं, इसका कॉन्सेप्ट कि ये चीजें क्यों हुई हैं ये। फिर जब हम इंटर पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, 11th प्लस 12th प्लस इंटर के अपने कुछ चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आप फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कैसी ट्रीटमेंट होती है जो अब तक आपको नहीं पता। फिर हम आते हैं लास्ट फाइनल पर, सबसे डरावना, इसका अपना कुछ सिलेबस होता है। तो इंटर का सिलेबस क्या है? इंटर का सिलेबस है दिस इंक्लूडिंग दिस, ये इतना सिलेबस। और फाइनल का सिलेबस क्या है? फाइनल का सिलेबस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा। तो फाइनल का तो सिलेबस ही बहुत बड़ा होता है। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई बच्चा रट ले ये सारा, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये होता तो शायद टीचर्स भी ये बोलते कि कोई बात नहीं याद कर लो, पर उसका सिलेबस इतना सारा है कि नहीं कर पाओगे। और अगर आप फाउंडेशन में बेस नहीं बिल्ड करोगे, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि 11th 12th में आपका बेस बिल्ड हो करके आया है
तो सीए अपने एंट्रेंस में आपसे 11th-12th की चीजें कभी पूछ ही ना रहा होता, वो फाउंडेशन में पूछता ही नहीं। और ये आज आप खुद से सोचेंगे कि ये, और अभी मैं और क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे आने वाली क्लासेस में जो 11th-12th के होंगे, और तुम बोलोगे कि इतनी बेसिक सी बात कैसे दिमाग में कभी नहीं आई। ठीक है, अब क्योंकि क्लास का ना टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि हम इसको क्यों ऐसे लिखते हैं। मैं जब गुड्स खरीद रहा हूं तो मैं उसको क्यों एक्सपेंस लिख रहा हूं, ये समझ लेते हैं। देखो अब मैं आपको बोलता हूं कि कार परचेज को मैंने एंट्री करी है कार टू बैंक, और मैंने बोला कि ये एसेट है, डेबिट करते हुए एसेट वाला रूल लगाया। ठीक है, कार परचेज एसेट, पर जब मैं बोलता हूं इन्वेंट्री परचेज, तो मैं कर देता हूं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और मैं बोलता हूं ये मेरा एक्सपेंस है। अब इसका रीजन समझेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। एसेट वो चीज है जो मुझे फ्यूचर का बेनिफिट देगी। फ्यूचर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, हम सबको पता है क्या होता है। फ्यूचर मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से आगे भी बेनिफिट देगी। मैं गाड़ी खरीद लाया तो मैं उसे इस फाइनेंशियल ईयर में भी उसकी सर्विसेज लूंगा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी ले सकता हूँ, उससे नेक्स्ट भी, उससे नेक्स्ट भी, जब तक गाड़ी चलेगी मैं उसकी सर्विसेज ले सकता हूँ, मेरी गाड़ी है। मगर इन्वेंट्री जब हम खरीद के लाते हैं ना, तो एक्सपेंस याद करो क्या होता है, जो सिर्फ प्रेजेंट बेनिफिट दे, जो सिर्फ इस साल बेनिफिट दे। जिस टाइम मैं इन्वेंट्री को लेके आता हूं, मैं ये अज्यूम करता हूं ये इसी साल में बिक जाएगी। इन्वेंट्री को क्यों एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यहां पर मैं ये मानता हूं कि जो मैं गुड्स ले करके आ रहा हूं वो इसी साल में बिक जाएंगे। तो मेरे को, तो जो चीज मुझे प्रेजेंट बेनिफिट दे वो मेरा एक्सपेंस है। तो मैं परचेज इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं मान रहा हूं अगर मैं 100 यूनिट्स खरीद करके लाया हूं, तो ये 100 यूनिट्स वो हैं जो इसी साल में बिक जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ ये मुझे प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। देखो जिस दिन आप खरीद करके लाए, क्या उस दिन आपको पता था कि इसमें से कितने बच जाएंगे ईयर एंड पे? उस दिन तो हमें नहीं पता ना। हम तो खरीद करके ले आए इस उम्मीद में कि ये सारा इसी साल में बिक जाएगा, और मैं परचेज की एंट्री उसी दिन तो कर रहा हूँ जिस दिन मैं गुड्स खरीद करके लाया हूँ। तो मैं गुड्स खरीद लाता हूँ और बोलता हूँ इसी साल में बिक जाएंगे, तो प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, तो इसको एक्सपेंस मानो, एसेट नहीं। अब आप सोचेंगे कि सर बैलेंस शीट में भी तो इन्वेंट्री दिखती है, वो तो एसेट है, वो कैसे? देखो इन्वेंट्री के दो पार्ट्स हैं। इन्वेंट्री में क्या है, आप गुड्स खरीद करके लाए, कितने लाए? 100 यूनिट्स। अब मैं मान लेता हूं इस 100 को आपने पूरे के पूरे को क्या करा, आपने अपने P&L में लिख दिया, आपने यहाँ परचेज लिख दिया, इसकी कॉस्ट भी लिख देता हूं मैं 2000। ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ ईयर एंड पर क्या हुआ। ईयर एंड पर ये हुआ कि इसमें से ना, इस 100 में से सिर्फ 80 बिके। 80 बिके तो मैं ना इसकी राउंड, मैं इसको 1000 कर देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। 1000, तो अगर 80 बिके तो 800 का सामान बिक गया। कितने के बच गए? देखो अब मैं बोलता हूँ इसमें से 800 के सोल्ड और इसमें से 200 के क्लोजिंग स्टॉक, मतलब रह गए। यही हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है, कुछ बिक जाएंगे कुछ रह जाएंगे। पर मैं तो इस पूरे को एक्सपेंस मान चुका हूँ। ये जो 200 है ये एसेट होना चाहिए अब मेरा। जो इन्वेंट्री ईयर एंड पे बच गई ये मुझे फ्यूचर का बेनिफिट देगी, ये अगले साल बिकेगी, इससे मुझे फ्यूचर का बेनिफिट है, तो ये बन जाता है मेरा एसेट। पर अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो इस पूरे, अब होना क्या चाहिए कि ये 800 का एक्सपेंस है क्योंकि इतना मेरे को प्रेजेंट बेनिफिट मिल चुका, इतना मैं प्रेजेंट इस साल बेनिफिट ले चुका, तो ये 800 एक्सपेंस है और इसको जाना चाहिए P&L में, ये जाना चाहिए P&L में। और ये जो 200 है ये एसेट है, ये अगले साल बिकेगा, ये फ्यूचर का बेनिफिट देगा, तो इसको कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट में। पर मैं तो परचेज पूरा का पूरा P&L में लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1000, मैं तो परचेज पूरा डाल देता हूँ ना। मैं तो जब लाया था मैंने परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश किया था। अब क्या करने की जरूरत है? आपको याद है हम क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं,
हम जो ट्रेडिंग बनाते हैं हम यहाँ लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास? 200। 200। अब मुझे बताओ क्या आपके P&L में इन दोनों एंट्रीज की वजह से नेट इफेक्ट 800 हो गया? आपने 1000 यहाँ लिख दिया और आपने 200 यहाँ लिख दिया। तो मैं अपने P&L में जो नेट परचेज लिखता हूँ ना, वो इतनी ही लिखता हूँ कि वो सामान जो इस साल बिका, जो इस साल नहीं बिका उसको मैं P&L में जो ट्रेडिंग होता है उसमें क्रेडिट कर देता हूँ। और फिर कहाँ लिखता हूँ? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मुझे बताओ जो आप यहाँ पर लिखोगे अपनी इन्वेंट्री, कितने की लिखोगे? 1000 की, 800 की या 200 की? 200। रिया आपको समझ आया कितने की इन्वेंट्री लिखेंगे बैलेंस शीट में? रिया आपको आवाज आ रही है मेरी? रिया या सांवरी आपको समझ आया इन्वेंट्री कितने की आएगी बैलेंस शीट में? ये चीज बताओ आप मुझे। सर 200। 200 जो अनसोल्ड है, जो पड़ा है हमारे। यस सर। तो 200 की इन्वेंट्री यहाँ आ गई। तो इन्वेंट्री में याद रखो दो पार्ट्स होते हैं। एक इन्वेंट्री जो खरीद करके लाए और इसी साल बिक गई, तो वो इन्वेंट्री ने आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं दिया ना, उसने सिर्फ प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट दिया। इसी साल लेके आए, इसी साल बिक गई। तो जब मैं 1000 में से जब मैं 1000 की इन्वेंट्री लाता हूँ, मैं 1000 की इन्वेंट्री में से 800 को इसी साल बेच देता हूं और 200 की बच जाती है। तो जो 800 की इसी साल बेचती है ये मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि ये मेरे को प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट दे चुका। और ये जो 200 की इन्वेंट्री है ये मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, ये फ्यूचर में अगले साल बिकेगी। तो ये मेरा बैलेंस शीट में एसेट चला जाता है। अंकित कुछ बोलना है? नहीं सर। और ये ट्रेडिंग में होता कैसे है? ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि हम इस साल जितनी भी खरीद करके लाए वो उसको यहाँ लिख देते हैं। इसमें से जितनी बच जाती है ईयर एंड पे उससे मैं ट्रेडिंग को क्रेडिट भी कर देता हूँ। तो मतलब मैंने 1000 में से 200 को माइनस कर दिया, तो ट्रेडिंग में एक्चुअली कितना गया? 800 जो इस साल बिका। और ये 200 कहाँ चला जाता है? ये बैलेंस शीट में चला जाता है। अब मुझे बताओ ये चीज सबको समझ आई है? स्पेसिफिकली जो आज नए आए हैं, रिया, सांवरी, आपको ये चीज समझ आई एक्सपेंस और एसेट का क्या डिफरेंस है? यस सर। रिया आपकी आवाज नहीं आई। यस सर, आगे वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी। अच्छा, तो ये चीज हमें समझ आ गई कि एसेट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। इस पे अभी और हमें बात करने की जरूरत है। देखो एक चीज याद रखना, अब आप एक अलग तरीके से अकाउंटिंग को सोचना शुरू करोगे। बहुत बार ऐसा होगा आपको कंफ्यूजन होगी। इट इज इम्पॉसिबल कि हम कुछ नया सीखें और हमें कंफ्यूजन ना हो। सबको होती है, ये हो नहीं सकता कि हमें कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आपने 2 साल जैसे अकाउंट्स पढ़ा है स्कूल में। और ये सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हर बच्चा स्कूल में ऐसे ही पढ़ता है, क्योंकि स्कूल का सिस्टम अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूलिंग लेवल पे जो टीचर्स हैं वो कुछ गलत पढ़ा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि स्कूल में आपसे पूछी डेफिनेशन जाती है, स्कूल में अगर आप रटोगे नहीं तो पास भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम वो है आपको अगर पर सीए में क्या है? सीए में सिस्टम अलग है, पढ़ाई सेम है, पर सीए में हमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन डेफिनेशन। और जब हम कॉन्सेप्ट समझना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक आप कुछ और पढ़ते आए हो, अब आप कुछ और पढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगी। ये बहुत नेचुरल सी बात है, ये सबके साथ होता है। हमें आराम से पेशेंटली हर चीज को समझने की जरूरत है। अगर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि किस चीज में क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि आपको ये मान के ही चलना है कि 11th-12th में आपने कुछ हद तक गलत पढ़ा है। और मुझे नहीं बताना कि आपने 11th-12th में क्या पढ़ा है, आपकी किस चीज की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो एक चीज हम कर सकते हैं कि 11th-12th भूल जाएं कि क्या था क्या नहीं था, और अगर आप फिर इसको सोली अपनी पुरानी नॉलेज को छोड़ करके याद करोगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। अगर आप मिक्स करते रहोगे पीछे से तो प्रॉब्लम होगी। तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।